हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, संकल्प कोचिंग गंगानगर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीता चौहान आपको लाइब्रेरी साइंस के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों से संबंधित जानकारी दे रही हूँ। मैं आपको इस श्रृंखला में विभिन्न प्रश्न बताऊंगी। तो इसी की शुरुआत करते हुए जो पहला मेरा प्रश्न है वह है, सूचना अल्पकालीन तथा क्षणभंगुर है, जबकि ज्ञान सार्वभौमिक एवं दीर्घकालीन है। किसका कथन है? सूचना अल्पकालीन तथा क्षणभंगुर है, अर्थात कि हमारा जो सूचना का क्रम होता है वो शुरुआत होता है पहले डेटा या कच्ची सूचना, फिर ऑथेंटिक सूचना, उसके बाद ज्ञान, और ज्ञान के बाद फिर बनता है आपकी बुद्धि या बुद्धिमत्ता। तो सूचना को अल्पकालीन या क्षणभंगुर यानी कुछ समय के लिए है, जबकि ज्ञान यूनिवर्सल है या सार्वभौमिक है या विश्व स्तर पर एक्सेप्टेड है। तो यह कथन है हमारा मैकल्प तथा मैन्सफील्ड का। हमारा दूसरा प्रश्न है, सूचना विकास क्रम है। सूचना विकास क्रम है। सूचना विकास क्रम के अंतर्गत पहले आपके कच्चे आंकड़े, कच्चे आंकड़ों से सूचना, फिर सूचना से बनता है ज्ञान, और ज्ञान के बाद बुद्धि या विजडम होती है। तो अगर हम इस क्रम का अध्ययन करें या देखें तो देखेंगे सबसे पहले डेटा, डेटा के बाद इंफॉर्मेशन, उसके बाद में नॉलेज, एंड नॉलेज के बाद में देन विजडम। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, डेटा, सूचना, ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता। हमारा तीसरा प्रश्न है, सूचना समाज समुदाय मस्तिष्क से विश्व मस्तिष्क की ओर विकास की एक अवस्था है। यह किस विद्वान का कथन है? सूचना समाज समुदाय मस्तिष्क से विश्व मस्तिष्क की ओर, मतलब एक सामाजिक मस्तिष्क से विश्व मस्तिष्क की ओर, या एक छोटे मस्तिष्क से एक विश्व स्तरीय या हम एक व्यापक मस्तिष्क की ओर विकास की एक अवस्था, ये सूचना समाज की विशेषता है और ये कथन है हमारा कोचेन का। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय कंप्यूटरीकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिशन और सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार किसके आगमन का संकेत है? मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सोसाइटी या सोसाइटी सूचना समाज में परिवर्तित हो रही है, तो वो किसके आगमन का संकेत है? और इसका हमारा आंसर है बी, सूचना समाज का। हमारा अगला प्रश्न है, थर्ड वेव नामक पुस्तक जिसमें की सूचना समाज पद का उल्लेख किया है, उसके लेखक कौन है? सूचना समाज पद का जो उल्लेख थर्ड वेव नामक पुस्तक में किया गया है वो है ऑल्विन टाफलर। इसका सही उत्तर है ए, ऑल्विन टाफलर। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षर का आविष्कार माना जाता है। तो अक्षर का जो आविष्कार हुआ गया है वो ईसा के लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है, जबकि सबसे पहले अक्षर की उत्पत्ति हुई और उसके बाद लेखन शैली का निर्माण शुरू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, चर्मपत्र पुस्तक का आविष्कार कब हुआ? चर्मपत्र पुस्तक का आविष्कार हुआ है ईसा के 150 ईसा पूर्व, अर्थात कि बी इसका ऑप्शन है। ईसा के लगभग 150 वर्ष पूर्व चमड़े पर लिखने का आविष्कार हुआ और 105 ईसा पूर्व कागज पर लिखने का या कागज का आविष्कार हुआ था। तो इसका चर्मपत्र पुस्तक का आविष्कार है, उसका सही उत्तर है बी, 150 ईसा पूर्व। हमारा 8वां प्रश्न है,
प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है डी, जर्मनी में। जर्मनी में गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हस्तलिखित समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ए, 1500 ईसा पूर्व। अक्षर का आविष्कार 2000 ईसा पूर्व हुआ और उसके बाद 1500 ईसा पूर्व में हस्तलिखित समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया। हमारा 10वां प्रश्न है, धातु पर फोटोग्राफी वर्ष 1826 में जे.एन. निप्स के द्वारा किस देश में आरंभ की गई थी? फोटोग्राफी धातु पर आरंभ की गई थी फ्रांस देश में 1826 में। पहले धातु पर फोटोग्राफी आरंभ की गई थी और उसके बाद कागज पर फोटोग्राफी प्रारंभ हुई थी। तो 1826 में फ्रांस में धातु पर फोटोग्राफी का प्रारंभ जो जे.एन. निप्स के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, टालबोट ब्रिटेन के थे ये, उन्होंने कागज पर फोटोग्राफी किस वर्ष आरंभ की थी? टालबोट ने कागज पर फोटोग्राफी आरंभ की थी 1835 में। 1826 में धातु पर फोटोग्राफी फ्रांस में आरंभ की गई और 1835 में कागज पर फोटोग्राफी ब्रिटेन में टालबोट नाम के व्यक्ति के द्वारा आरंभ की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पेरे कमेटी ने ग्रंथालयों के कितने प्रकार बताए हैं? तो पेरे कमेटी जो यूनाइटेड किंगडम की थी उसने ग्रंथालयों के 6 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है राष्ट्रीय पुस्तकालय या नेशनल लाइब्रेरीज। दूसरा प्रकार है विशिष्ट पुस्तकालय या जिसको हम कहते हैं स्पेशल लाइब्रेरीज। तीसरा प्रकार है सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरीज। चौथा प्रकार है विश्वविद्यालय पुस्तकालय या जिसको हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कहते हैं। पांचवा प्रकार है विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य उच्च संस्थाओं से संबंधित पुस्तकालय जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग लाइब्रेरीज। और छठा प्रकार है धार्मिक संस्थाओं से संबंधित पुस्तकालय या जिसको हम बोलेंगे कि आपकी रीजनल लाइब्रेरीज। इस प्रकार से आपकी धार्मिक पुस्तकालय करके कुल 6 प्रकार के पुस्तकालय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह पुस्तकालय जो जनता के द्वारा स्थापित, जनता को समर्पित तथा जनता के मनोरंजन के लिए निश्चित नियमों के द्वारा संचालित हो उसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा, इसका सही उत्तर है ए, विलियम एवॉर्ड की। विलियम एवॉर्ड ने कहा कि पब्लिक लाइब्रेरीज है वो जनता के द्वारा स्थापित, जनता के द्वारा जनता को यानी जनता को समर्पित और जनता के मनोरंजन के लिए यानी जनता के लिए ही स्थापित किए जाते हैं। तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो जनता के द्वारा, जनता को तथा जनता के लिए, इसे शॉर्ट में या आप इसको संक्षिप्त रूप में यह भी कहा जाता है कि जनता को जनता के लिए तथा जनता के द्वारा पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट कमेटी जो इंग्लैंड तथा वेल्स के पुस्तकालयों के लिए थी उसका संबंध किस प्रकार के पुस्तकालयों से है? और इसका सही उत्तर है रॉबर्ट कमेटी का संबंध था सार्वजनिक पुस्तकालय से। पब्लिक लाइब्रेरीज के स्थापना, विकास और संचालन हेतु इंग्लैंड तथा वेल्स में रॉबर्ट कमेटी की स्थापना की गई थी। हमारा 15वां प्रश्न है, चल पुस्तकालय अनुभाग मुख्य रूप से किस पुस्तकालयों से संबंधित है? चल पुस्तकालय अर्थात कि पुस्तकालय को गाड़ी में भरकर और पाठकों के स्थान तक ले जाया जाना, यानी कि पुस्तकालय चल या वो
मूव करके और पाठकों के घर, दफ्तर या ऑफिस तक पहुंच रहे हैं, तो ये चल पुस्तकालय अनुभाग या हम जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, ये है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित। तो इसका सही उत्तर है ए, सार्वजनिक पुस्तकालय। हमारा 16वां प्रश्न है, लिटरेचर सर्वे या शोध जो सर्वेक्षण है मुख्य रूप से किस प्रकार के पुस्तकालयों में प्रदान की जाने वाली सेवा है? तो इसका सही उत्तर है डी, विशिष्ट पुस्तकालय। लिटरेचर सर्वे का मतलब है कि हम पाठकों को उन पाठ्य सामग्री प्रदान करने से पहले उनका सर्वे करके उनकी आवश्यकता को जान लें, वो किस विषय पर और कितने लेवल की पाठ्य सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर पाठ्य सामग्री को अध्ययन कर उसमें से स्वयं छांटे। तो लाइब्रेरियन लिटरेचर सर्वे के द्वारा पाठकों की आवश्यकता को पहले से ही जानकर और उनके द्वारा मांगी गई सूचना को प्रदान करता है, और यह सेवा मुख्यतया रिसर्च लाइब्रेरी या विशिष्ट पुस्तकालयों में प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में भी यह सेवा प्रदान की जाती है, पर मुख्य रूप से यह सेवा विशिष्ट पुस्तकालय में प्रदान की जाती है। इसका सही उत्तर डी है। हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर सी, स्ट्रॉन्ग के निवास स्थान पर। कलकत्ता के सिविल सर्जन थे MP स्ट्रॉन्ग। इनके निवास स्थान पर कलकत्ता के 24 परगना स्टेट में सबसे पहले 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। फिर उससे कुछ दिन पश्चात उसे कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थानांतरित या वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। हमारा 18वां प्रश्न है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को फोर्ट विलियम कॉलेज में कब स्थानांतरित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1841 में। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को 21 मार्च 1836 में एक ये पुस्तकालय के रूप में आई थी, जबकि कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि 1800 में स्थापित हुआ था, 1830 में किसी भी कारणवश बंद हो गया था, और इसकी 5000 पुस्तकों को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को दे दिया गया था। उसके बाद 21 मार्च 1836 को इसकी स्थापना या इसका विधिवत शुरू किया गया था, और 1841 में इसे फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। हमारा 19वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी श्री विपिन चंद्र पाल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ए, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन। स्वतंत्रता सेनानी श्री विपिन चंद्र पाल कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन आज़ादी से पूर्व बने थे। हमारा 20वां प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री राजगोपालाचारी की अनुशंसा पर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी MP स्ट्रॉन्ग के निवास स्थान पर। 1841 में इसे कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में, 1844 में मेटकाफ भवन में, आज़ादी के बाद 1948 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का नाम चेंज ऑफ नेम एक्ट के तहत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया था, और 1951 में पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री राजगोपालाचारी ने कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को वेल्डेवियर स्टेट में स्थानांतरित किया था। तो इसका सही उत्तर है डी, वेल्डेवियर स्टेट। हमारा 21वां प्रश्न है, मैं वेल्डेवियर को केवल किताबें जमा करने के लिए नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं इसे एक सुंदर केंद्रीय ग्रंथालय के रूप में परिवर्तित कर देना चाहता हूँ। किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर सी, जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू ने हमारी राष्ट्रीय पुस्तकालय या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को वेल्डेवियर स्टेट में स्थानांतरित करने के बाद यह स्टेटमेंट दिया था कि वेल्डेवियर को केवल किताबें जमा करना
के लिए वो नहीं चाहते थे, बल्कि वो इसे एक सुंदर सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में परिवर्तित कर देना चाहते थे। हमारा 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में पुस्तकों के वर्गीकरण हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो विश्व में वर्गीकरण की कई सारी पद्धतियां हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कोलन वर्गीकरण पद्धति, जो कि भारत की बनाई गई, भारत के डॉक्टर रंगानाथन की पद्धति है, और डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि अमेरिका के मेलविल डीवी के द्वारा निर्मित वर्गीकरण पद्धति है। उसके माध्यम से राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में पुस्तकों के वर्गीकरण की पद्धति अपनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है बी, ड्यू वर्गीकरण पद्धति। हमारा 23वां प्रश्न है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में सूचीकरण किया जाता है। जिस तरह वर्गीकरण की कई पद्धतियां हैं, उसी तरह सूचीकरण की भी विश्व में कई पद्धतियां हैं, जिनमें क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स प्रमुख सूचीकरण पद्धतियां हैं, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में सूचीकरण के लिए AACR2 या एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 के द्वारा पुस्तकों का सूचीकरण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, AACR2। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर CS झा की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। इसका सही उत्तर है 1978 में डॉक्टर CS झा की अध्यक्षता में टेक्निकल एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, जो तकनीकी शिक्षा के विकास और उसके डेवलपमेंट के लिए स्थापित की गई थी। हमारा 25वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रंथालय की स्थापना भारत के संविधान की धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची के कौन से परिशिष्ट में की गई है? इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना भारत के संविधान की धारा 62 के संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में की गई है। नमस्कार दोस्तों, अगले प्रश्न पत्र को लेकर मैं फिर से उपस्थित होंगी। धन्यवाद।